दिल्ली की सर्द रातों का एक अलग ही डर होता है। ठंड में लोग बाहर जाना पसंद नहीं करते थे। वहीं रहता था मयंक उम्र लगभग 28 साल, एक मल्टीनेशनल कॉल सेंटर में काम करता था। शिफ्ट रात की थी। एक तो इतनी ठंड, ऊपर से इतने काम। कभी कभी लगता है ये सारे ऑफिस वाले ही जम जाते तो कितना अच्छा होता, लेकिन नहीं, इन्हें तो हमें जमाना है। हम इंसान थोड़ी है, बैल है बैल। मयंक बहुत गुस्से में था। जनवरी की ऐसी एक रात थी जब मयंक शाम में ऑफिस के लिए निकल रहा था। काश आज मेरी भी छुट्टी होती तो मैं भी ठंड में आराम करता। मयंक ऑफिस पहुंचा जहां उसने देखा आज काम तो ज्यादा नहीं है। मतलब आज काम जल्दी जल्दी किया जा सकता है। हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। लेकिन उसको कहाँ पता था कि उसने अपनी किस्मत को खुद अपने हाथों दहशत में धकेल दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस रात वो थोड़ी जल्दी फ्री हो गया था, करीब 2 बजे। आज तो 1 घंटा मिल गया है। अब घर जाकर मस्त रात की नींद लूंगा। अभी ही निकल जाता हूँ घर के लिए। उसने सोचा कि अभी ही ऑफिस से निकल जाता हूँ वरना कोई और काम दे देंगे। वो उसी समय ऑफिस से बाहर निकल जाता है और निकलते ही वो देखता है कि आसपास कोई गाड़ी नहीं है। एक तो सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं ये लोग, वरना अब तक बाइक ले ली होती मैंने। अब इतनी रात को कहाँ से ढूंढूं कुछ भी। चारों ओर बस कोहरे का समंदर और दूर से आती कुत्तों की आवाजें ही सुनाई दे रही है। वापस ऑफिस में ही चला जाऊं क्या? 1 मिनट कैब करके देखता हूँ, क्या पता वही आ जाए। मयंक ने मोबाइल निकाला, कैब बुक करने की कोशिश की पर नेटवर्क गायब। सालों का नेटवर्क भी ऐसी जगह गायब हो जाता है। जब घर ही नहीं जा पाऊंगा तो सोऊंगा क्या खाक। सारा मूड खराब हो गया है। परेशान, निराश और थकान से भरा हुआ। क्या जिंदगी होती है कि इंसान की। बीमार होकर भी काम करो। हमसे सही तो जानवर है, अपने मन की तो करते हैं। वो अकेले बैठकर बातें कर ही रहा होता है कि तभी इस बीच पीछे से एक धीमी सी आवाज आती है। कहाँ जाना है? मयंक पहले सोचता है उसके कान बज रहे हैं, तभी फिर आवाज आती है। कहाँ जाना है? वो चौंका, पलट कर देखा। एक ई रिक्शा उसके पीछे रुका था और ड्राइवर के चेहरे पर एक कपड़ा बंधा था। मयंक को पहले तो अजीब लगा, फिर उसने सोचा, क्या पता पैसों के लिए ये भी ओवर टाइम कर रहा होगा, मेरी ही तरह। क्या हुआ? क्या सोचने लगे? बताओ ना, कहाँ जाना है या नहीं जाना है तो वो भी बताओ, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मयंक हड़बड़ा गया और एकदम से बोला, अब लाजपत नगर, मुझे लाजपत नगर जाना है। भैया चलोगे क्या आप वहाँ? ड्राइवर ने कुछ नहीं बोला तो मयंक ने एक बार फिर बोला, बताओ भैया चलोगे क्या? ड्राइवर ने चुपचाप सिर हिलाया। मयंक बहुत खुश हो गया और बिना ज्यादा पूछे ही मयंक बैठ गया रिक्शे के अंदर। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने जब ध्यान देना शुरू किया तो उसे तभी पहली बार थोड़ा अजीब सा लगा। न कोई नंबर प्लेट, न रिक्शे पर मालिक का नाम, न ही कोई गाने की आवाज जैसे आमतौर पर होती है। ये कैसा रिक्शा है? इस पर तो कुछ भी नहीं है। रिक्शा धीरे धीरे चला, लेकिन जल्द ही मयंक को यह एहसास हुआ कि ये रास्ता सामान्य नहीं है। वो जगह जिनसे रोज गुजरता था आज वो नहीं दिख रही थी। सड़कें खाली थी, न कोई गाड़ी न कोई आदमी। मयंक थोड़ी देर तो देखता रहा, फिर वो घबराने लगा और उसने पूछा, भाई ये कौन सा रास्ता है? मैंने पहले कभी ये रास्ता तो देखा नहीं और ना मैं इस रास्ते से आता जाता हूँ। लेकिन ड्राइवर ने जैसे मयंक की आवाज ही न सुनी हो। उसने मयंक के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मयंक ने फिर पूछा, ये सोचकर कि शायद उसने सुना नहीं, भाई सुन रहे हो ना, मैंने कुछ पूछा है आपसे। इस बार भी ड्राइवर ने कुछ नहीं बोला तो मयंक को गुस्सा आने लगा। आपसे कुछ पूछ रहा हूँ मैं भाई साहब, समझ नहीं आ रहा है क्या? ये कौन सा रास्ता है? बिना सुने ही चलाए जा रहे हो। ये लाजपत नगर का रास्ता तो नहीं लग रहा है मुझे। कहाँ लेकर जा रहे हो? अब इस बार ड्राइवर ने मयंक की बात सुन ली और ड्राइवर ने गर्दन घुमाई, पूरी की पूरी गर्दन मोड़ ली, जिसको देख मयंक की सांस अटक गई। एक पल को उसको लगा जैसे पैरों तले उसकी जमीन खिसक गई हो। कौन हो तुम? बताओ ना, कौन हो तुम? अब मयंक बहुत डर गया था, जाने कौन है ये आदमी। उसने ध्यान से देखा तो इस ड्राइवर के चेहरे पर कपड़ा था। अब तेरा वक्त आ गया है, यहीं तक था अपना सफर, अब रास्ता खत्म हो। मयंक ने डर के मारे उछलकर कूदने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। उसकी सांस तेज हो गई। उसे सामने अंधेरे में एक टूटी हुई दीवार दिखी जिस पर लिखा था, स्वागत है आत्माओं की बस्ती में। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं कहाँ आ गया हूँ? सोचते सोचते मयंक बेहोश हो जाता है। जब आंख खुलती है तो वो एक वीरान जगह पर पड़ा होता है। 1 घंटे बाद मयंक को होश आ जाता है तो वो ये सब देखकर चौंक जाता है।
ये सब क्या है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कोई है क्या यहाँ? कौन है? क्यों कर रहे हो ये सब मेरे साथ तुम? मयंक चिल्लाकर रोने लग जाता है। उसको बहुत खाली लगने लगता है। तभी एक झुनझुनाहट सी आवाज आने लगती है। फिर किसी ने धीरे से कहा, वो हर उस इंसान को ले जाता है जो अकेले रात में मिलता है। उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ। कौन है तू? मयंक घबराया। सामने एक अधजली आत्मा खड़ी थी। उसने कहा, मैं भी कॉल सेंटर में काम करता था। रोज अपने समय पर घर जाता था, लेकिन एक दिन मुझे जाने में देरी हो गई तो मुझे भी एक ई रिक्शा वाला मिला। फिर मैंने वो रिक्शा ले लिया। उसी रिक्शे से घर जा रहा था, लेकिन वो ड्राइवर इंसान नहीं था, वो तो आवाज टूट गई। क्या था वो? हाँ? मयंक चीखा और फिर पूछा, मैं पूछता हूँ कौन था वो? फिर क्या हुआ? वो एक भूत है, ई रिक्शा वाला भूत। लेकिन वो हमारे साथ क्यों कर रहा है? वो अपनी ही मौत का बदला ले रहा है। लेकिन हमने तो नहीं मारा है उसको, तो हमें क्यों परेशान कर रहा है वो? ई रिक्शा की बैटरी में धमाका हुआ था। उसकी आखिरी सवारी ने किया उसके साथ ऐसा। उसकी वजह से वह जिंदा जल गया था। अब वो हर रात हर आदमी को मारता है जिसे वो आखिरी सवारी मान ले। इसका मतलब ये हुआ कि मैं उसकी आखिरी सवारी था? हाँ, हो सकता है, तभी तो तुम भी यही हो। अब मयंक को सिर्फ भागना था, लेकिन जहां भी वो भागता वहीं वही ई रिक्शा सामने खड़ा मिल जाता। मयंक बहुत कोशिश करने लगा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा था। कहाँ जाएगा? अब तेरा नाम भी मेरी लिस्ट में है। अब तो मुझसे बच नहीं सकता। यही तेरी आखिरी रात होगी। अब तू नहीं बच सकता। तूने मुझे जलाया, अब मैं तुझे जलाऊंगा। मैंने तुझे नहीं जलाया। मैं तो तुझे जानता भी नहीं हूँ। मैं तो ऑफिस से अपने घर जा रहा था, लेकिन तूने मुझे बुलाया। इसमें मेरी गलती कैसे हो गई? तू ही है वो। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तब कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब तुझे नहीं जाने दूंगा। वो रिक्शा वाला हवा में उड़ने लगा। मयंक बीच में खड़ा देख रहा था ये सब। उसकी हालत खराब थी डर से। समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी अचानक मयंक ने कहीं दूर से एक मंदिर की घंटियों की आवाज सुनी और जान बचाने के लिए उसी दिशा में दौड़ पड़ा। बहुत दूर दौड़ने के बाद उसे वो मंदिर दिखाई दिया। चलो, मंदिर दिखाई तो दिया। अब ये मंदिर ही मेरी रक्षा कर सकता है। वो मंदिर की ओर बहुत तेजी से दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो मंदिर के करीब पहुंचा, उसके कदम अपने आप रुक गए। ये क्या हुआ? मयंक की नजर जमीन पर पड़ी तो उसने देखा जमीन पर एक लकीर बनी थी। उसके एक तरफ जीवन था, दूसरी तरफ मृत्यु। उसको जैसे ही जीवन दिखा वो उसकी तरफ जाने लगा, लेकिन जा नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी वो कोशिश करता रहा, लेकिन उसका शरीर उस लकीर को पार नहीं कर पा रहा था। ड्राइवर फिर आया। इस बार उसने अपना कपड़ा उतार दिया। उसका चेहरा जला हुआ था। मेरे साथ चल, अब तू भी वही बनेगा जो मैं बना। नहीं, मैं तुम जैसा नहीं बन सकता हूँ। मुझे अभी जीना है, काम करना है। मुझे जाने दो। लेकिन ड्राइवर ने उसको नहीं छोड़ा। अगले दिन दिल्ली के अखबारों में एक खबर छपी। एक युवक का शव पुराने कब्रिस्तान के पास मिला। उसके पास कोई दस्तावेज नहीं, केवल एक जल चुकी कॉल सेंटर की आईडी कार्ड। पुलिस को उसकी मौत का कारण समझ नहीं आया। शरीर पर न कोई चोट न कोई घाव, बस चेहरे पर गहरा डर। शहर में अफवाहें फैलने लगी। कोई ई रिक्शा रात 2:30 बजे बाहर आता है और जो उसमें बैठता है वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोगों ने कहा, हमने खुद देखा है वो रिक्शा हवा में उड़ता है। और तब से दिल्ली में एक नियम बन गया, अगर रात 2:30 बजे कोई ई रिक्शा बिना आवाज के आए तो मत चढ़ना। वो हो सकता है भूतिया ई रिक्शा वाला। Please like, share and subscribe. एक रात सोनू अपनी पत्नी सोना के साथ खाने के समय बातें कर रहा होता है। क्या सोनू, कितने दिन हो गए, हम कहीं घूमने भी नहीं गए। आजकल तुम्हें सिर्फ और सिर्फ काम ही दिखता है। बीवी को तो जैसे भूल ही गए हो। अरे सोना, कैसी बातें कर रही हो? भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। देखो, मैंने इस संडे मूवी नाइट शो की टिकट्स भी ले ली हैं।
मुझे नहीं जाना मूवी देखने। शादी से पहले तो बड़ा घुमाने ले जाया करते थे। शादी के बाद गर्लफ्रेंड बीवी क्या बन गई, बस बोर्डम हो गए हो। मूर्ति की तरह स्टैचू बनकर जाकर सिनेमा हॉल में बैठ जाओ और 2.5 घंटे बाद स्टैचू ओवर। सोनू उठकर जूठे हाथ धोता है। सोना भी सारे बर्तन उठाकर रसोई में रखती है और गुस्से में कमरे में चली जाती है। अरे मेरी जान, नाराज क्यों होती हो? अच्छा बताओ, कहाँ घूमने जाओगी? जहाँ तुम कहोगी वहीं ले चलूंगा। पक्का? प्रॉमिस करो पहले। हाँ बाबा, पक्का प्रॉमिस। अब बताओ, कहाँ घूमने जाना है तुम्हें? मैंने इंटरनेट पर ना एक प्लांट्स नर्सरी देखी थी। इतने सुंदर सुंदर फूल वाले पौधे हैं वहाँ पर। और वो नर्सरी ऐसी वैसी कोई नर्सरी नहीं है, एक तरह का बगीचा है पूरा। वहाँ देश विदेश हर कोने कोने के पौधे लाकर रखे जाते हैं। मेरा वहाँ जाने का बहुत मन है। सोना का ये प्लान सुनकर सोनू मुंह सिकोड़ता है। अब देखो, मना मत करना और ये मुंह बनाना बंद करो। तुम्हें तो पता है ना मुझे पेड़ पौधों से कितना लगाव है। ऐसे ही थोड़ी ना मैं दिन भर अपनी बालकनी में प्लांटिंग करती रहती हूँ। मेरा शौक है वो नए नए पौधों की ब्रीड को जानना, समझना और फिर उन्हें घर में एक कोना देना। इस घर के कोने कोने में तुमने इतने पौधे लगाए हुए हैं कि ये घर कम और नर्सरी ज्यादा लगता है। शुक्र करो जो ये बेडरूम बख्शा हुआ है। बस कृपा है भगवान की, और ये बख्शा ही रहे। फिर वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन फिर सोनू अपने काम पर जाता है और इसी तरह संडे भी आ जाता है। सोना सुबह सुबह सारा काम निपटाकर ग्लोबल नर्सरी जाने के लिए तैयार हो जाती है। सोनू, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अब जल्दी चलो, तभी सारे पौधे देख पाओगी, वरना जाने के साथ ही नर्सरी बंद होने का समय हो जाएगा और तुम यहाँ परम सुंदरी ही बनती रह जाओगी। फिर वो दोनों ग्लोबल नर्सरी में जाते हैं। सोना लाइन से एक एक करके सारे प्लांट्स को अच्छे से देखती है और उनके बारे में डिटेल्स पूछती चलती है। तभी उसकी नजर एक अनोखे पौधे पर पड़ती है। वाओ, कितना प्यारा पौधा है। जरा इसके बारे में पढ़ूं इस प्लेट पर। आखिर इसकी विशेषताएं क्या है? सोना को वो पौधा इतना अच्छा लगता है कि वो जिद करके उसे घर ले आती है और उसे अपनी बालकनी में रख देती है। साथ में वो कुछ और फूल वाले पौधे भी उसके पास गमले में लगा देती है। वाह, अब मेरी बालकनी का नजारा ही अलग लग रहा है, एकदम सुंदर। फिर सोनू और सोना चले जाते हैं और फिर अगली सुबह, ओहो, आज तो लेट हो गया उठने में। जल्दी जल्दी जाकर पहले पौधों में पानी डाल दूं, वरना बेचारे धूप में मुरझा जाएंगे। और फिर फटाफट नाश्ता बनाती हूँ, वरना सोनू को लेट हो जाएगा ऑफिस के लिए। तेजी में सोना उठती है और बालकनी में जाती है। वहाँ जो वो देखती है उसे हजम नहीं होता। अरे, फूल वाले पौधे कहाँ गए गमले से? सोनू जल्दी आओ इधर। मुझे पता है ये तुम नहीं किया होगा, तुम्हें दिक्कत रहती है मेरी प्लांटिंग हैबिट से। सोना के चिल्लाने की आवाज सुनकर सोनू आता है। अरे क्या हो गया जानू, इतना क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? ऐसा तुमने कौन सा भूत देख लिया? भूत तो मैं तुम्हारा उतारूंगी आज, अगर ये काम सच में तुम्हारा हुआ तो। सोना की हाय तौबा सुनकर सोनू बालकनी में जाता है। सच सच बताओ, ये फूल वाले पौधे तुमने ही गायब किया है ना मुझे परेशान करने के लिए? भांग खा ली है क्या सुबह सुबह? भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? आखिर मेरे ही तो पैसे गए हैं इन सब में। तो फिर कौन कर सकता है? अरे वो तुम्हारा है ना लाडला पिल्लू, उसका काम होगा ये। ओहो, ये पिल्लू भी ना? अगर ये काम तुम्हारा होता ना तो कसम से आज तुम्हारी खैर नहीं थी। कहकर सोना रसोई में चली जाती है। दोपहर में पिल्लू उसी अजीब पौधे के आसपास बॉल से खेल रहा होता है और खेलते खेलते उसकी बॉल उस पौधे पर गिर जाती है। जैसे ही पिल्लू आगे बढ़ता है वो देखता है कि पौधा बॉल को निगल रहा होता है। पिल्लू ये देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। अरे पिल्लू, शोर क्यों कर रहा है? सोने देना जरा, जा बाहर जाकर खेल। देखते ही देखते वो भूतिया निकलने वाला पौधा पूरी बॉल निकल जाता है। वो पौधा इसी तरह से निकलता था कि नामो निशान गायब हो जाता। जब सोना नहीं आती तो वो खुद ही उस पौधे के मुंह में सर घुसाकर बॉल निकालने की कोशिश करता है, पर ये क्या, भूतिया पौधा पिल्लू को भी निगलने लगता है और देखते ही देखते पूरा पिल्लू उस भूतिया पौधे के पेट में समा जाता है। शाम को जब सोना उठती है तो पिल्लू, ओ पिल्लू, अरे पिल्लू कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ चला गया? सोना उसे पूरे घर में ढूंढती है पर पिल्लू कहीं भी नहीं मिलता। अरे दोपहर में मैंने उसे डांट दिया था, कहीं बाहर तो नहीं निकल गया? पिल्लू को ना पाकर सोना बहुत परेशान हो जाती है और सोनू को फोन करके जल्दी घर बुला लेती है। अरे कहाँ जाएगा पिल्लू? कहीं आसपास ही खेलने निकल गया होगा, आ जाएगा खुद ही। सोना उस पौधे के आसपास कुछ भी रखती चीज गायब हो जाती, पर सोना समझ ही नहीं पाती कि आखिर चक्कर क्या है।
एक दिन सोना सोनू के रनिंग शूज धोकर बालकनी में सूखने रख देती है। भूतिया पौधा अपना मुंह खोलता है और जूते को अपने मुंह में खींचने लगता है और दोनों जूते निकल जाता है। अगली सुबह जब सोनू रनिंग पर जाने के लिए तैयार होने लगता है तो जूते ढूंढता है। जूते ना पाकर वो सोना को आवाज लगाता है, अरे मैंने तो जूते धोकर बालकनी में ही सूखने रख दिए थे। तुम ना आजकल सोना बहुत लापरवाही करने लगी हो। तुम्हारी याददाश्त लगता है बुढ़ी की तरह हो गई है, एकदम बेकार। मुझे तो लगता है तुम खुद चीजें रख के भूल जाती हो और कहती हो कि गायब हो गई। अरे सच में मैंने यही रखे थे, अब मिल नहीं रहे। अगर यहीं थे तो क्या जमीन निगल गई या आसमान खा गया? डांट कर गुस्से में सोनू चप्पलों में ही चला जाता है। हद हो गई अब तो, आखिर इतनी चीज गायब कैसे हो रही है। तभी सोना की सहेली राधा घर पर उससे मिलने आती है। अरे सोना कैसी है? सुनना, मुझे एक काम है तुझसे। राधा, अभी मेरा दिमाग खराब हो रखा है, तू एक काम कर, इन पौधों में खाद डाल दे। मैं इतने सबसे पहले चाय बना कर लाती हूँ, तभी दिमाग शांत होगा मेरा। हाँ हाँ, तू भी ना, शादी हो गई पर तेरा गुस्सा वैसे का वैसा। अच्छा सुन, चाय में अदरक भी डालियो, कहकर सोना चाय बनाने चली जाती है। जैसे ही वो भूतिया निगलने वाले पौधे को पकड़ती है संवारने के लिए, वो पौधा अपना मुंह खोलता है और राधा का हाथ दबोच लेता है मुंह में। ये देखकर राधा के छक्के छूट जाते हैं। अरे ये क्या भला है, हाथ छोड़ मेरा, छोड़ हाथ छोड़। पर वो राधा के शरीर को धीरे धीरे अपने अंदर निगलने लगता है। डर के मारे राधा की चीख भी नहीं निकलती। राधा इशारे में कुछ आवाज करने की कोशिश करती है, अपने पैर फड़फड़ा रही होती है, पर राधा की मदद करने वाला और उसे उस भूतिया पौधे से बचाने वाला कोई सहारा नहीं दिखता। सामने वाले घर की छत पर सुमन कपड़े डालने जाती है, तभी उसकी नजर राधा पर पड़ती है। वो पौधा राधा को आधा निगल चुका होता है। अरे बचाओ, बचाओ कोई इस औरत को, अरे वो पौधा उसे निगला जा रहा है। सुमन चिल्लाते चिल्लाते भागे भागे नीचे जाती है और अपने पति को बोलती है, अरे सुनते हो, वो औरत पौधा निगल गया। क्या 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 कह रही हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? औरत पौधा कैसे निगल सकती है? अरे मैं कह रही हूँ वो पौधा उस औरत को निगल गया। सच में तुम पागल हो गई हो, रात को ठीक से सोई नहीं क्या? अरे मैं सच कह रही हूँ, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। जल्दी चलो वरना वो भूतिया पौधा उसे पूरा निगल जाएगा, किंग कोबरा की तरह। राकेश हंसते हंसते सुमन के जबरदस्ती करने पर जाकर देखता है। ये नजारा देखकर राकेश की टाई टाई फिश हो जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। अरे बाप रे, ये क्या कलयुगी खेल है? ये कैसा भूतिया पौधा है? चलो चलो जल्दी सोना को बताते हैं, अभी उसके पैर बाकी हैं, वरना उसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सुमन और राकेश भागे भागे सोना को बुलाते हैं और उसके साथ बालकनी में जाते हैं। हाय दैया, ये क्या बला है? सोना के तो मानो आसमान टूट गिरा हो उसके सिर पर। अरे बचाओ कोई, राधा को बचाओ, वरना उसके पति को क्या जवाब दूंगी। सोना, सुमन और राकेश तीनों मिलकर राधा की टांगे कसकर पकड़कर बाहर खींचने लगते हैं। जोर लगा के हाइशा, जोर लगा के हाइशा। बड़ी कोशिशों के बाद भी वो पौधे के मुंह से राधा को खींचना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ और रास्ता देखना पड़ेगा। तो अब क्या करें? इस सांप के बच्चे को मैंने ही दूध पिलाया है और देखो ये मुझे ही डस रहा है। अरे चुप करो तुम दोनों, ये तर्क वितर्क बाद में करना। अभी मुझे क्या लग रहा है, हमें इस भूतिया पौधे की जड़ काट देनी चाहिए, क्या पता कुछ हो सके। सोना आव देखती है न ताव, वहीं रखी खुरपी से उस भूतिया पौधे को जड़ से उखाड़ देती है। जड़ उखाड़ते ही उस पौधे की पकड़ ढीली पड़ जाती है। यस यस, यही तो चाहिए था। अब राधा को खींचो बाहर। राकेश पौधे के मुंह को दोनों हाथों से पकड़कर पूरा खोलता है और सुमन सोना राधा को बाहर खींच लेती है। बाहर आकर राधा की सांस में सांस आती है। तुम ठीक हो राधा? हाँ अब ठीक हूँ। अरे पौधे के अंदर मैंने एक पिल्ले की आवाज भी सुनी। सोना को तुरंत आभास हो गया कि वो कोई और नहीं, उसका पिल्लू ही होगा। अरे ये पौधा तो मेरे आस्तीन का सांप निकला, फिर तो बाकी चीज भी जो गायब हुई है इसी ने निकली होगी। सोना बड़ा सा चाकू लेकर आती है और उस पौधे का पेट फाड़ती है। पिल्लू समेत बाकी सारी लापता चीजें भी निकाल लेती है और उस पौधे को दूर एक नाले में जड़ समेत फेंक आती है। एक जंगल में एक चुड़ैल रहा करती थी। वो बहुत खतरनाक और खूंखार चुड़ैल थी। वो आते जाते लोगों को अपना शिकार बनाती और उनको अपने बरगद के पेड़ पर ले जाकर मार कर खा जाया करती थी। एक दिन चुड़ैल रूप बदलकर एक सुंदर औरत के रूप में लकड़ी काट रही थी। तभी उसने देखा कि एक मुसाफिर वहां से गुजर रहा है। समझ नहीं आ रहा कि ये लकड़ियां अपने घर तक लेकर जाऊं तो जाऊं कैसे। ये इतनी सारी है और मैं अकेली
क्या करूं? अगर मैंने लकड़ियों को यहाँ छोड़ दिया तो ये रात में खराब हो जाएंगी। बारिश इन लकड़ियों को खराब कर देगी। मुसाफिर उसकी ये बात सुन रहा था। वो उसकी बात सुनकर उसके पास गया। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? तुम मेरी सहायता करोगे? तुम्हें तो कहीं और जाना होगा ना, तुम लेट हो जाओगे। किसी की सहायता करने से मैं इतना लेट नहीं हो जाऊंगा। चलो, मैं ये लकड़ियाँ पहुँचाने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। सुंदर औरत उस मुसाफिर को लेकर अपने बरगद के पेड़ पर बने घर में चली जाती है। आप थोड़ी देर बैठो, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। बाहर मौसम खराब है, थोड़ी चाय पी लोगे तो अच्छा लगेगा। एकाएक सुंदर औरत अपने असली खूंखार रूप में आ जाती है और गुस्से से लाल होकर कहती है, अब नहीं जा सकता तू। अब तू कहीं नहीं जा सकता। आज मैं तुझे अपना भोजन बनाऊंगी। उसके बाद वो चुड़ैल उसको मारकर खा जाती है। अगली सुबह वो बंजारन का रूप धारण कर एक बार फिर जंगल में घूम रही होती है और एक मुसाफिर को आता देख वो पैर में कांटा चुभने का नाटक करती है। हाय, मेरे पैर में तो कांटा चुभ गया। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? हाय राम, कितना दर्द हो रहा है। यहाँ तो कोई है भी नहीं जो मेरी सहायता कर सके। चीख पुकार की आवाज सुनकर मुसाफिर का ध्यान उस बंजारन की तरफ जाता है। कितना खून निकल रहा है। ओह, ये कांटा कहाँ से मेरे पैरों में चुभ गया? हाय राम, कोई तो मेरी सहायता करो। क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं? मेरे पैरों में कांटा चुभ गया है, जिसकी वजह से मैं चल नहीं पा रही हूँ और शाम ढलने वाली है। अगर मैं घर नहीं पहुँची तो यहाँ के जानवर मुझे खा जाएंगे। चलिए, मैं आपको आपके घर पहुंचा देता हूँ। आप किसी अनजान की मदद क्यों करना चाहते हैं? एक इंसान होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे इंसान की जरूरत में उसकी सहायता करें। चलिए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, इससे पहले अंधेरा हो जाए। मुसाफिर के कंधे के सहारे चुड़ैल बंजारन रूप में अपने बरगद के पेड़ पर बने घर में चली जाती है। अब रात बहुत हो गई है, आप यहीं रुको ना, मैं आपको खाना देती हूँ, उसके बाद आप चले जाइएगा। नहीं, मैं रात में ही घूमता हूँ, मुझे डर नहीं लगता। मैं चला जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। जैसे ही मुसाफिर घर के बाहर जाने लगता है, बंजारन अपने असली चुड़ैल रूप में आ जाती है। चिंता तो अब तेरा परिवार करेगा, क्योंकि आज तू घर नहीं जा पाएगा और आज मैं तुझे अपना भोजन बनाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल उसको मार देती है। फिर एक दिन किसी दूसरे शहर से पिकनिक मनाने कुछ लोगों का समूह उस जंगल में आता है। उसमें से एक लड़के पर चुड़ैल की नजर पड़ती है और चुड़ैल उसको पसंद करने लगती है। चुड़ैल उसको फंसाने के लिए फिर से अपने नए सुंदर रूप में आती है और वहाँ बनी झील में कूद जाती है। कोई मेरी सहायता करो, मैं डूब रही हूँ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ। उसकी पुकार वो लड़का सुन लेता है और उसके पास आकर उसको बचा लेता है। वो लड़का उस सुंदर रूप को देखते ही मोहित हो गया था। भला वो उसकी बात क्यों नहीं मानता? वो लड़का कुछ दिन वहीं रुकता है और चुड़ैल के प्रेम जाल में फंस जाता है। फिर एक दिन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे साथ इसी जंगल में इसी पेड़ के ऊपर ही रहना होगा। बोलो, मंजूर है? वो उससे शादी करके जंगल में ही उसके साथ रहने लग जाता है। कुछ समय बाद उनकी एक बेटी हो जाती है। वैसे तो चुड़ैल के पास रूप बदलने की ताकत थी, लेकिन अमावस्या की काली रात को चुड़ैल अपना असली रूप नहीं छुपा पाती थी। एक अमावस्या की रात उसका पति उसे बदलते चुड़ैल रूप में देख लेता है। वो बहुत डर जाता है और उसे वहीं अकेला छोड़कर भाग जाता है। जब इसका पता चुड़ैल को चलता है तो वो दुखी होने के साथ साथ बहुत गुस्से में आ जाती है। पर गुस्सा शांत होते ही उसको अपनी बेटी की याद आती है। वो अपनी बेटी को अपने चुड़ैल होने का राज नहीं बताती है। उसको डर होता है कि उसकी बेटी भी उसे एक दिन ये सच जानकर छोड़ देगी। ये सोचकर वो अपनी बेटी को भी एक आम जिंदगी देती है। वो दोनों बहुत ही खुशी से एक दूसरे के साथ अपना जीवन। चलो बेटी, हमें गांव जाकर लोगों की सहायता करनी है। हम उनकी सहायता किस प्रकार करेंगे माँ? गांव में पानी की कमी हो गई है। गांव का कुआं सूख चुका है बेटा। हम यहाँ अपने पास के कुएं से पानी भरकर वहां तक पहुँचाएंगे, जिससे गांव वाले वो पानी पीकर अपनी प्यास बुझाएं।
इतना बोलकर दोनों माँ बेटी गांव की तरफ चली जाती हैं और कुएं से पानी लेकर सबको पानी पिलाती हैं। बेटी, आज हम लोगों ने एक बहुत ही पुण्य का काम किया है। चलो अब अपने घर चलते हैं और खाना खाकर थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम करते हैं। लेकिन चुड़ैल अच्छा काम कर कर के थक गई थी। उसको अब इंसानों को खाने वाली भूख लगने लगी थी। पेड़ के नीचे लेटे लेटे बेटी बोर हो जाती है और वो अपनी माँ से पूछती है, माँ, कितनी भी किसी की सहायता कर लो, लेकिन अंतिम में हम 2 ही बच जाते हैं। क्या आपके पास कोई तरकीब है जिससे हम इस खालीपन को दूर कर सके? बेटी, मुझे बचपन से ही गेम खेलना बहुत पसंद था। मैं अलग अलग तरीके के गेम खेला करती थी और अपने समय में मैं हमेशा उनको जीता भी करती थी, जब बहुत मजा आता था। उसकी बेटी ये बातें बड़े ध्यान से सुन रही होती है और फिर बोलती है, तो माँ, आपको सबसे ज्यादा कौन सी गेम पसंद थी? वैसे तो मुझे सारे ही गेम्स रोचक लगते थे, लेकिन मेरा सबसे पसंदीदा गेम था जो मैंने और मेरी माँ ने खुद बनाया था। तो वो गेम क्या थी माँ? बेटी की बातें सुनकर और उत्साहपन देखकर चुड़ैल के मन में एक तरकीब आई। हम इस पेड़ के पास गोल गोल चक्कर लगाकर लोगों को पकड़ते थे। ये तो बहुत मजेदार गेम है माँ, मुझे भी खेलना है। हाँ बेटी, जरूर, लेकिन एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। इस गेम के साथ साथ हम एक गाना भी गाया करते थे। कौन सा गाना माँ? इस पेड़ से बचकर जाओगे कहाँ, यहाँ बचना होगा मुश्किल तेरा। इस पेड़ से बचकर जाओगे कहाँ। फिर वो दोनों ये खेल खेलने लगते हैं। तभी शहर की तरफ से आता हुआ एक राहगीर उनके घर के सामने से जा रहा होता है। वो दोनों माँ बेटी यही गाना गाते हुए उस पेड़ का चक्कर लगा रही थी। ये तुम दोनों क्या कर रही हो? पेड़ के चक्कर क्यों लगा रही हो? और इतना मधुर गाना तुमने कहाँ से सीखा? हम एक गेम खेल रहे हैं, क्योंकि हम दोनों यहाँ अकेले रहते हैं, इसलिए मन बहलाने के लिए हम गाना गाकर खुद को अच्छा महसूस करवाते हैं। ये गेम मेरी माँ ने बनाया है। इस गेम के कुछ नियम हैं। क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगे? तुम गेम को अधूरा नहीं छोड़ सकते, और अगर तुम जीते तो तुम्हें खजाने की प्राप्ति होगी, लेकिन अगर तुम हारे तो तुम्हें हम लोगों की इच्छानुसार कार्य करना होगा। वे तीनों बरगद के पेड़ के आसपास वही गाना गाते हुए चक्कर काटने लगते हैं, पर लास्ट में राहगीर हार जाता है। चुड़ैल मन ही मन बहुत खुश होती है। बेटी, तुम जरा घर जाओ, मैं इन अंकल को पनिशमेंट देकर आती हूँ। बेटी के जाते ही चुड़ैल खूंखार रूप में आ जाती है। बहुत दिनों बाद आज भूख मिटेगी मेरी। तेरी सजा यही है कि तू मेरा शिकार बने। लाख गिड़गिड़ाने पर भी चुड़ैल उसे नहीं छोड़ती और राहगीर को मारकर खा जाती है। खेल की आड़ में चुड़ैल अब लोगों को रोज फंसाती। गेम के अंत में वो दोनों हमेशा ही जीता करती थी। उनसे जीतने वाला कोई भी नहीं था। ऐसे ही दिन बीतते गए और चुड़ैल अपनी बेटी का इस्तेमाल करके उसकी नजरों में अच्छी और राहगीरों को हराकर उनका नाश्ता करने लगी। सालों बीत गए। अब उसकी बेटी 18 साल की थी। एक रात, आज अमावस्या की वही रात है जिसमें मैं खुद पर चुड़ैल बनने से काबू नहीं कर पाती। आज मेरी बेटी को कहीं पता न चल जाए कि मैं चुड़ैल हूँ। मुझे यहाँ से दूर जाना होगा। अपनी बेटी को किसी भी तरीके से मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ना होगा। कुछ ही देर बाद उसकी बेटी अंदर रोते हुए आती है। माँ, देखो न, मुझे ये क्या हो रहा है। मैं बदल रही हूँ। मेरे पैर कैसे हो रहे हैं? क्या हुआ बेटी? क्या हुआ तुमको? तुम रो क्यों रही हो? मैं बदसूरत हो रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। चुड़ैल माँ सोचती है कि ये तो इंसानी बच्चा है, तो ये चुड़ैल कैसे हो सकती है। फिर उसको याद आता है कि ये तो उसकी बेटी का 18वां जन्मदिन है। वो बहुत घबरा जाती है। फिर वो उसको सच बताने का फैसला करती है। मेरी माँ एक चुड़ैल थी। जैसे ये बात गांव वालों को पता चली, उन्होंने मेरी माँ को जिंदा जला दिया। पर मैं इंसानी बच्ची थी, लेकिन गांव वालों को लगा कि मैं भी एक चुड़ैल हूँ, तो उन्होंने मुझे इस पेड़ पर लटका दिया और भूख प्यास के कारण मेरी मृत्यु हो गई। मेरी आत्मा यहीं भटकने लगी, पर क्योंकि मेरी माँ चुड़ैल थी, उस कारणवश मेरी आत्मा में ये ताकत आई कि मैं भी चुड़ैल बन सकूं, और अपनी माँ का बदला लेने के लिए मैं एक खूंखार चुड़ैल बन गई। अब अगर तुम चाहती हो तो तुम एक चुड़ैल की तरह जीवन व्यतीत कर सकती हो, वरना तुम फ्री हो यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि तुम्हें बरगद के पेड़ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, पर तुम वादा करो कि आज के बाद तुम भी एक आम जिंदगी जियोगी और हम इन जंगलों से कहीं दूर जाकर एक तरीके से जीवन शुरू करेंगे।
फिर चुड़ैल और उसकी बेटी उस जंगल को छोड़कर दूर पहाड़ी में बस जाते हैं और एक नया जीवन शुरू करते हैं।